मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम डिग्री कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने आपको जो करवा रही हूँ आपका सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। तो मैंने पहले आपको 2 वीडियो भेजी थी, उसमें क्या करवाया था। एक वीडियो में तो आपको मैंने पर्यावरण के बारे में बताया था, दूसरा था आपका ओजोन परत। अब जो आज आपका टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी, यानी कि पारिस्थितिकी क्या होती है उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। तो ये आपका इन्वायरमेंट का थर्ड टॉपिक है। तो इसमें देखो सबसे पहले कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोलॉजी। जो हमारी बायोलॉजी है, ठीक है, हमारी जो साइंस बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एक शाखा जीव विज्ञान है, यानी कि उसकी एक जो शाखा है वो क्या है, जीव विज्ञान। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर की जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आपको जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं, जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पारस्परिक संबंध को बनाते हैं या सामंजस्य उत्पन्न करते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, पारिस्थितिकी हो गया। तो इसमें आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे कोई जीव है, जिस जलवायु, जिस एरिया में, जैसे भी जिस वातावरण में रहता है, जैसे कि ये एक जीव हो गया आपके पास, ठीक है। तो जीव में सबसे पहले संबंध, जैसे मिट्टी में मरुस्थलीय जो है उसका संबंध किसके साथ आता है, मिट्टी के साथ रहता है। उसका संबंध उस जलवायु को, जैसे मरुस्थलीय जलवायु तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, उसके आधार पर जैसे जल हो गया वहाँ पे, उसके आधार पर जैसे कि वनस्पति में जो जीव रहते हैं, जो वनस्पति में जीव रहते हैं, जो मिट्टी में जीव रहते हैं, जो हमारे जलवायु में रहते हैं और जो हमारे जल के अंदर रहते हैं, तो इनका जो पारस्परिक संबंध जो सामंजस्य उत्पन्न करते हैं, जो वार्षिक संबंध उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। लेकिन जो अब वर्तमान स्वरूप है उसमें जो हमारी पारिस्थितिकी है उसमें किस किस ने भाग ले लिया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो इकोलॉजी शब्द है, सबसे पहले तो जो हमारा इकोलॉजी शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किसने किया था, रेटर ने किया था। और कितने कौन से सन में किया था, 1865 में किया था। कि हमारा जो इकोलॉजी शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किसने किया था, रेटर ने किया था और 1865 में किया था। लेकिन अब जो वर्तमान स्वरूप है इसमें क्या हो गया, जो हमारी परिस्थितिकी है उसका जो वर्तमान स्वरूप है या आकार क्या बड़ा हो गया, बड़ा। तो उसमें अब कौन कौन शामिल होने लगे, उसमें अब जैसे जंतु, वनस्पति, जलवायु के अतिरिक्त मानव यानी कि मनुष्य और समाज भी शामिल हो चुके हैं। तो जो हमारी पारिस्थितिकी है उसमें क्या होता है कि जो हमारा जीव विज्ञान है उसके लिए एक पारिस्थितिकी है, वो उसका जीव विज्ञान की एक शाखा है। और उसमें उस शाखा में या उस एनवायरनमेंट में जो भी जीव जंतु या वातावरण में जो भी जलीय जीव या समुद्रीय जीव या स्थलीय जीव जो रहते हैं, जो आपस में सामंजस्य करके पारिस्थितिकी तंत्र क्या उत्पन्न करते हैं, उसे ही अपने क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। तो और इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जो जीव है वो जीव मिट्टी के साथ उसका होता है, जलवायु के साथ होता है, जल के साथ होता है और साथ ही इसके वनस्पति के साथ होता है। तो जो हमारा इकोलॉजी शब्द है उसका प्रथम प्रयोग किसने किया था, रेटर ने 1865 में किया था। अब इसका जो स्वरूप है वर्तमान में वो कैसा है, व्यापक हो गया है। तो अब इसमें जो शामिल हो रहे हैं वो कौन है, पहले तो ये स्थलीय जीव हो गए, जलीय जीव हो गए, ये सारे शामिल थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें मानव और समाज भी शामिल हो चुका है हमारी पारिस्थितिकी में। तो अब आगे जो आपका है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि आपका इकोसिस्टम है वो कैसा है। तो इसमें क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्या है, प्राकृतिक इकाई है। हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये एक क्या है, प्राकृतिक इकाई है। तो जो हमारा परिस्थिति है उसी का ये छोटा रूप है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारा इकोसिस्टम। ये इसी का एक छोटा यानी कि इसका छोटी इकाई है, इसी की एक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हमारा इकोसिस्टम, जिसमें क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र यानी कि किसी भी एक एरिया के जो होते हैं जीवधारी, जैसे आप मान लो कि मरुस्थल के जीवधारी हो गए या समुद्री जीवधारी हो गए या स्थलीय जीवधारी आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि इसमें एक क्षेत्र विशेष के जो जीवधारियां रहने वाले हैं
को अपने पर्यावरण के साथ अंत्य क्रिया करते हैं, यानी कि उसके अंदर रहकर वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी के अंदर क्या करते हैं, अपनी सांस लेते हैं, जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वो इसी इन्वायरमेंट में रह के करते हैं। तो वो क्या है, संपूर्ण जैविक इकाई को बनाते हैं उसी छोटे एरिया, अपने या एरिया क्षेत्र की विशेष की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मरुस्थलीय हो गए या अन्य वनों में रहने वाले वनस्पति जीवधारी हो गए या और जीवधारी हो गए, वो उनका एक क्या होता है, सीमित क्षेत्र एरिया होता है, उसी के अंदर वो रह के ये सारी क्रिया करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। अब क्या है कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें देखो जैसे सुनिश्चित क्षेत्र, यानी कि सुनिश्चित क्षेत्र में हो गया आपका, सुनिश्चित क्षेत्र में आपका हो गया जैसे कि आपकी होगी इकोसिस्टम की विशेषताएं। तो इकोसिस्टम की विशेषताओं में जैसे आपका हो गया सुनिश्चित क्षेत्र, यानी कि आपका वो एरिया हो गया। उदाहरण के तौर पे मैं जैसे बता रही हूँ कि जैसे जल की एक बूंद है, तो जल की एक बूंद है तो उसका जो इकोसिस्टम है या जो उसका पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसी जल की बूंद के अंदर ही है, उसी के अंदर वो क्या करता है, अपना उसी के अंदर रह के अपनी जो क्रिया है वो करता है। तो उसके बाद दूसरा आपका हो गया कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। कार्यशील यानी कि जो भी उसके अंदर रह के करे, चाहे तो वो उसका जो कार्यशील जो भी उसने काम करना है या जो भी उसने भोजन ग्रहण करना है या अदरवाइज दूसरी क्रिया करनी है, तो वो क्या करता है, उसी क्षेत्र एरिया या इकाई में रह के करता है। तो सुनिश्चित क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे जल की बूंद होगी उसका उदाहरण लिया। दूसरा उदाहरण मैं जैसे आपको समुद्र का बता रही हूँ कि समुद्र का एरिया होता है कि वो बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो वो प्रतिक्रिया करते हैं, वो जीवधारी जो प्रतिक्रिया करते हैं उसी के अंदर सुनिश्चित अपने एरिया में रह के ही करते हैं। लेकिन जो कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है उसमें क्या है, जो भी उसको कार्य करने हैं, भोजन वगैरह या अदरवाइज दूसरे कार्य करने हैं, तो वो क्या करता है, उसी इकाई के अंदर रह के करता है। तो इसके बाद आपका आ गया खुला तंत्र। ये आपका है खुला तंत्र, यानी कि एक खुला तंत्र। इस इकाई में क्या होता है कि जो भी आपको जो भी क्रिया करनी है वो क्या होती है, खुला तंत्र में रह के ही करनी होती है। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे अपने मैं आपको बता रही हूँ कि जो बिना किसी हस्तक्षेप के खुला तंत्र में होता है कि किसी भी का भी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं वो कर सकता, अपना किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन मानव का हस्तक्षेप नहीं होता इस एरिया में। वो स्वयं ही जो जीवधारी है वो अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे जू है, तो जू में जो उसको जू में एक शेर है तो उसको खाना जो दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, प्रबंधक के द्वारा दिया जा रहा है। तो वो क्या हो गया, वो उसको आप खुला तंत्र नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे मानव का हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन जो हमारा खुला तंत्र है उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, बिना किसी हस्तक्षेप होता है। जो भी वो क्रिया करते हैं तो वो अपने खुले तंत्र में रह के ही करते हैं। इसी की अपनी उत्पादकता, यानी कि जो भी अपना भोजन करते हैं, जो भी क्रियाशील अदरवाइज दूसरे कार्य करते हैं, तो वो खुद स्वयं ही भोजन बनाते हैं, दूसरी जो एक्टिविटी करते हैं उसी के अंदर रह के ही अपने क्षेत्र एरिया में रह के ही करते हैं। ये आपका आगे पांचवा पॉइंट है, 3 संघटक इसमें आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 संघटक आते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये आपकी ऊर्जा होगी, फिर जैविक होगी, फिर अजैविक। तो ऊर्जा कैसे, जैसे कि आप ऊर्जा जैसे पौधे किससे भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्य से, तो वो क्या आपकी होगी, आपकी ऊर्जा होगी। तो पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किससे ग्रहण करते हैं, सूर्य से। अब जो जैविक घटक है, जैविक घटक में आ जाते हैं पेड़ पौधे, वनस्पति होगी, जीव हो गए, मानव हो गया, मनुष्य, ये सारे इस जैविक के अंदर आ जाते हैं। और ये किससे भोजन ग्रहण करते हैं, ये पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। और जो अजैविक हैं, अजैविक जैसे जल हो गया, वायु होगी, तो ये दोनों चीजें जो मिलकर हैं, इसको कौन ग्रहण करता है, इन दोनों चीजों को मिलकर ग्रहण करते हैं पौधे। पौधे जब इन चीजों को ग्रहण करते हैं तो पौधों को कौन खाता है, जैविक घटक खाते हैं। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे बता दूं कि हम किसी बंद कमरे में पौधे को रखते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, पौधे को क्या बोलती है, हवा भी नहीं मिलती और जल भी नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वहां पे उसका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों जब क्रिया करते हैं आपस में, उसी के आधार पर क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि अब जो पौधे हैं वो किससे भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो पौधों से जो भोजन कौन ग्रहण करता है, मनुष्य हो गया, शेर, बकरी, हिरण, ये सारे ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो आपके अजैविक घटक हैं, अजैविक घटकों से
ये जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको पौधा बताया था, तो वो पौधा इस अजैविक से जैसे जल हो गया, जलवायु होगी, हवा होगी, इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। ये सारे चीज़ें जब मिलकर एक दूसरे से क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, तो वही हमारी क्या हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है। तो ये मैंने आपको 5 विशेषताएं बताई थी इकोसिस्टम की, जैसे कि पहले तो था आपका सुनिश्चित क्षेत्र, जैसे कि किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया या समुद्री क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया या जंगल हो गया, तो वहाँ पे जो भी रह रहे हैं जीव जंतु जो भी रह रहे हैं, तो उनका क्या होता है, सुनिश्चित क्षेत्र होता है, उसी एरिया में रहकर वो क्या करते हैं, अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। फिर दूसरा हो गया कार्यशील क्षेत्र इकाई। कार्यशील क्षेत्र इकाई में क्या करते हैं, उसमें जो भी उनका क्रियाशील जो भी कार्य करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अदरवाइज दूसरी क्रिया करते हैं, वो उसी एरिया या इकाई में रह के करते हैं। तो उसके बाद आपका मैंने तीसरा बताया था आपको खुला तंत्र। खुला तंत्र यानी कि एक जो एरिया है उसमें, खुले एरिया में जैसे कि मैं बता दूं कि जो भी उनको कार्य करना है उसमें मानव का, बिना मानव के हस्तक्षेप के जो भी कार्य किया जाता है, कि मानव का कोई दखल नहीं होता वहाँ पे मनुष्य का। तो उसमें उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शेर जंगल, उसमें जू में शेर रह रहा है, तो उसमें जो भोजन दिया जा रहा है वो उसको वहाँ के प्रबंधक द्वारा दिया जा रहा है, तो वहाँ पे ये खुला तंत्र नहीं आएगा। उसके बाद है इसकी अपनी उत्पादकता, कि जो भी अपना भोजन वगैरह बनाते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं ही बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र। और 5वीं विशेषता मैंने बताई थी तीन संगठक। तीन संगठक में आपकी आती है ऊर्जा आती है, जैविक और अजैविक तीनों आते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनता। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि अगर अपने बंद कमरे में किसी पौधे को रख देते हैं तो वहाँ पे उसका पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन पाएगा, ना तो उसे जल मिलेगा ना उसे हवा मिलेगी, तो वो पौधा क्या होगा, पनप नहीं पाएगा, तो वहाँ पे उसका पारिस्थितिकी तंत्र है वो नहीं बन पाएगा। तो जैसे मैंने आपको इसमें एक पिरामिड बताया था, जैसे कि ये वाला पिरामिड है, तो इसमें क्या है कि आपकी संख्या पिरामिड होगी, सबसे नीचे ये आपका आगे हो गया, ये 3 संगठन हो गए। अब आप इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि संख्या पिरामिड क्या होता है। तो इसमें देखो संख्या पिरामिड में जैसे कि सूर्य से अपने क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, कौन लेते हैं, पौधे, यानी कि उत्पादक हो गए ये पौधे, इससे भोजन ले रहे हैं। इन पौधों से भोजन कौन ले रहा है, हिरण ले रहा है आगे, तो हिरण है, हिरण से आगे भोजन जो हिरण से कौन ले रहा है, शेर ले रहा है। तो अगर किसी उदाहरण के जो ऊर्जा प्रवाह जो प्राथमिक उपभोक्ता है इसमें जो वो कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता इसमें कौन हो गया, हिरण, और द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गया, शेर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसमें प्रथम उपभोक्ता तो आपका हिरण हो गया और द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गया, शेर। तो ऐसे ही जैसे आपका ऊर्जा पिरामिड है, इसमें आगे जो होता है इसमें क्या होती है, ऊर्जा प्रवाह होती है। तो हमने जो भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो पौधों से, जैसे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो हम सिर्फ 10% ही, जैसे 100% ऊर्जा है तो उसमें से 10% आगे लेते हैं, हिरण ले लेते हैं, और उनसे आगे 1% कौन ले लेता है, शेर ले लेता है। तो ये क्या आपका ऊर्जा प्रवाह हो गया। तो इसमें देखो उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि मानो कि अगर किसी जंगल में कि हिरण बहुत सारे हो गए, ठीक है, तो वो हिरण बहुत सारे हैं लेकिन जो आपके पौधे हैं वो है कम, तो वो क्या होएगा, अगर ये पौधों को सारों को ये कौन कर जाएगा, हिरण अगर सारे पौधे खा गया तो वह क्या हो जाएगा, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी आधार पर जैसे आप बोलते हैं कि किसी जंगल में शेर कम है तो वो क्या करेंगे, हिरण को नहीं खा पाएंगे, और हिरण ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, पौधों को नहीं खा पाएंगे, तो इस पौधे खा जाएंगे सारे, तो इससे क्या होता है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसी आधार पर आपका जो ऊर्जा प्रवाह है वो भी उसमें क्या होता है कि 100% सूर्य से जो पौधे हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद ये 10% हो जाता है, और ये लास्ट वाला जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वो 1% ही भोजन ग्रहण कर पाता है। ऊर्जा प्रवाह में आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि हम किसी बुक का या किसी लेसन को रीड करते हैं तो हमारे पास जो आता है कि 10% ही हम उस ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे को वो टॉपिक पढ़ा हुआ हम बताते हैं तो वो हमारे से सिर्फ क्या करता है, 10% ही ग्रहण करता है, और 90% ऊर्जा जो हमारे पास रह जाती है, जो बताया हुआ है 90% हमारे पास रहता है और 10% क्या होता है उस अगले के पास जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ऊर्जा प्रवाह हो जाता है। इसी के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी जंगल में, उदाहरण के तौर पे ये देखो कोई जंगल है, जंगल में क्या है कि एक साइड तो घास है, ठीक है, एक साइड क्या आ गया घास और दूसरी साइड क्या आगे वन, और अब क्या है ये बीच वाला जो एरिया है
एक साइड आपका घास आ गया, दूसरी साइड आपके वन हो गए। अब जो ये बीच वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन, क्योंकि इस एरिया में क्या आ जाता है, कुछ घास भी आएगी और कुछ वन भी आ जाएंगे, इसलिए इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, इकोटोन। अब है जो इकोसिस्टम है हमारा, वो क्या होता है, प्रकृति द्वारा भी, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र होता है और मानव द्वारा भी होता है। मानव द्वारा जैसे देखो, पहले तो होगा प्रकृति द्वारा। प्रकृति द्वारा जैसे कि हमारा जंगल है, तो जंगल में जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होएगा, वहाँ पे जो भी जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, तो उस वनों के अंदर रह के वो अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। समुद्र का क्या होता है, अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो अलग होता है, जिसमें भी जितने भी जीवधारी हैं वो क्या रहते हैं, वो समुद्र का जो हमारा, ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, इसमें मानव द्वारा निर्मित कुछ नहीं होता। इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो मानव द्वारा, जो कोई भी बीज बोया जाता है उसे क्या दिया जाता है, खाद कीटनाशक वगैरह देके ही उसको क्या करता है, वो उगाता है। उसी के आधार पर वो क्या करता है, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या मनुष्य का हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन जो हमारा प्रकृति द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कहाँ पे होता है, वो वन और समुद्र में होता है। और जो हमारा समुद्र है, यानी कि जो हमारे समुद्र के अंदर हमारा समुद्र है, वहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र हो रहा है, वहाँ पे वो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसके अंदर जितने भी जीवधारी हैं, जो भी हैं, वो सारे क्या हैं, इसी के अंदर रह के अपना जो काम करते हैं। उनका एरिया क्या होता है, स्थायी होता है, फिक्स होता है। तो जो मैंने आज को करवाया था वो क्या था, आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखो, आपको मैंने सबसे पहले करवाया था इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी होती क्या है। पारिस्थितिकी हमारी जो है वो क्या है, बायोलॉजी की एक शाखा, यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। इस पारिस्थितिकी के अंदर आपके जीव विज्ञान में जितने भी जीव समुदाय हो गए, अलग अलग तरह की प्रजातियां होगी, उनका वातावरण हो गया, और जो उनके मध्य पारस्परिक संबंध जो सामंजस्य उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। इसमें देखो, इसका इकोलॉजी शब्द है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि जीव है, जैसे जीव तो क्या रहता है, जीव मिट्टी में भी रहेगा, जलवायु के आधार पे भी वहाँ पे काम करता है, जल भी उसे चाहिए, और वनस्पति के एरिया में भी जीव रह रहा है, उसी के अंदर उसका क्या होता है, पारिस्थितिकी होती रहती है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, रेटर ने किया था, और कब किया था, 1865 में किया था। और अब जो इसका पारिस्थितिकी का वर्तमान स्वरूप है, इसमें क्या है कि हमारे जीव जंतु जलवायु और तो सब तो है, लेकिन अब इसमें क्या है, मानव और समाज भी अपना क्या करने लगा है, शामिल होने लगा है। तो इसी के आधार पर मैंने आपको जो इसका ही छोटा रूप है, जो पारिस्थितिकी का छोटा रूप है, वही है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। तो इसमें क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है कि जो हमारे नेचर से हमें प्राप्त होती है, उसी के अंदर जो रह के जीवधारी अपना कार्य करते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, अदरवाइज दूसरी क्रिया करते हैं, तो उसी के आधार पर अपना पर्यावरण के साथ अंत्य क्रिया करके संपूर्ण जीवन जैविक इकाई बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी जो हमारी इकोसिस्टम है उसमें कितनी विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं। पहले तो है आपका सुनिश्चित क्षेत्र, यानी कि जो आपका एरिया है वो निश्चित ही होता है। दूसरा है कार्यशील क्षेत्र एरिया, की जिस इकाई के अंदर रह के या जिस जगह के या वन क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र में रह के जो भी आप क्रिया करते हो, तो वो आपका क्षेत्र एरिया क्षेत्र हो गया। अब खुला तंत्र में कि मानव का जो हस्तक्षेप होता है वो नहीं होता, तो जो जहाँ पे मानव का हस्तक्षेप हो जाता है वहाँ पे मानव अपनी दखलंदाजी करता है, उसे हम खुला तंत्र नहीं कह सकते। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यानी कि अपना भोजन यह स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। यानी कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जो सूर्य पौधे हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। अब इसमें 3 संघटक हो गए, 3 संघटक जैसे कि ऊर्जा होगी, जैविक होगी, अजैविक होगी। ऊर्जा में तो आ जाते हैं जैसे अपने सूर्य से भोजन पौधे ग्रहण करते हैं भोजन अपना, और जैविक में आ जाते हैं मानव जीव जंतु, ये सारे इससे भोजन लेते हैं। और तीसरा आ जाता है अजैविक। अजैविक में अपनी जलवायु, हवा आदि, और दूसरा सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो उसके बाद आपका जैसे ये मैंने बताया है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड में क्या होता है कि जो आपका प्रथम उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता ये हो जाते हैं। इसमें पौधे हैं जो किससे भोजन लेते हैं, सूर्य से, और इसमें प्रथम उत्पादक उपभोक्ता कौन हो गया, हिरण हो गया, और द्वितीय उपभोक्ता आपका शेर हो गया।
उसके बाद मैंने आपको बताया ऊर्जा प्रवाह। जल की ऊर्जा पिरामिड होता है। इसमें आपको उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि जैसे हम किसी बुक में से कोई लेसन रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में जो जाता है 10% ही जाता है, लेकिन जब हम वही चीज़ अगले दूसरे को बताते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उस चीज़ में से 10% अगले को देते हैं और 90% अपने पास रखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह होगी। उसके बाद मैंने बताया था आपको इकोटोन की। इकोटोन क्या होता है, जैसे कि कोई भी एरिया है, वन जंगल है, तो उस जंगल में क्या है, एक साइड घास है, दूसरी साइड वन है, तो लेकिन एक एरिया ऐसा आ जाता है जहाँ पे वन और घास दोनों चीजें होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इकोटोन बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे होता है, जैसे कि जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, प्रकृति में तो वन आ जाते हैं और समुद्र आ जाते हैं, लेकिन जो मानव द्वारा होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता, क्योंकि वो जो भी चीज को उपयोग करता है, जब बोता है तो उसमें वो क्या करता है, कीटनाशक जल वगैरह देके ही उसको उगाता है, तो हम उसको पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बोल सकते। उसके बाद आपका जो समुद्र वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, वो स्थायी होता है। इसमें जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपना उसी अंदर एरिया के रह के अपना पारिस्थितिकी तंत्र को उत्पन्न करते हैं। तो इसी के साथ ही आज आपकी क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।